नमस्कार, स्वागत करता हूँ जर्नी टू आई स्पीसीज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे। बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स नहीं हो पाता है और इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि हम लोग क्या करते रहते हैं कि 12 महीना में 9 महीने हम मेंस की तैयारी करते हैं और जब लास्ट के 3 महीने बचते हैं तो हम प्रीलिम्स पे फ़ोकस देते हैं और उस दौरान हम 40 से 50 टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, लेकिन फाइनली उससे होता कुछ नहीं है और उसी जगह अगर दूसरी जगह अगर आप ऐसा करते कि डेली 5 से 10 क्विज़ लगाते रहते और साथ ही साथ जो क्विज़ सॉल्व कर रहे हैं उससे संबंधित टॉपिक को भी डेली देखते रहते, तो साल में 3 से 65 दिन होते हैं। 3 से 65 दिन में आपके जो प्रीलिम्स के टॉपिक हैं, वो 6 से 7 बार रिवाइज़ हो जाते हैं। ठीक है, 6 से 7 बार रिवाइज़ हो जाते हैं, तो आपकी प्रीलिम्स कितना मजबूत हो जाता है। और डेली अगर जैसे हम ये सॉल्व करा रहे हैं, इसमें से आप क्या किया करिए, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लिया करिए। मुश्किल से 1 घंटा जाएगा, 1 घंटे से भी कम, लेकिन आपका प्रीलिम्स बहुत मजबूत हो जाएगा। खैर, बातों को छोड़ते हैं, कुछ को सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करिए और बताइएगा आपने कितने सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन है आज की क्विज का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सॉरी, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। लिम्बू, सिक्किम, ये ठीक है। कार्बी, हिमाचल गलत है, क्योंकि कार्बी एक जनजाति है जो कि आपकी असम में पाई जाती है। कार्बी आंगलोंग एक नेशनल पार्क भी असम में, ठीक है। डोंगरिया, बोंडा, बोंडा तमिलनाडु, ये उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है, उड़ीसा में। तो आपका 4 गलत हो जाएगा। आपका सीधा बन जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, हालांकि बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुब वंश आरंभ किया, सही है। वीर नरसिंह फिर आया, उसने क्या किया, अंतिम शासक सालुब वंश का था, उसको गद्दी से उतार दिया और राज सिंहासन छीन लिया, ये भी ठीक है। फिर वीर नरसिंह के उत्तराधिकारी आए उनके अनुज कृष्णदेव राय, ठीक है, आंध्र भोज भी कहते थे इनको। कृष्णदेव राय के उत्तरावर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय आए, ये भी सही है, चारों सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फिर जनजातियां उनको मिलाना है। लेपचा आपको पता है सिक्किम में, चौथे का डी है, ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे। संथाल आपकी झारखंड में, संथाल विद्रोह भी देखा होगा, 1956 में होता है, ठीक है। तो बी का ए हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा, ठीक है। भील आपके मध्य प्रदेश में रहते हैं, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा इसीलिए मैंने लिया इसको। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया, यानी कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया, सारंग का युद्ध, खानवा का युद्ध, सिवाना के युद्ध, खतौली। तो आंसर है आपका ए, खतौली को। ये 15 से 18 में हुआ था, जिसमें राणा सांगा जीते थे और इब्राहिम लोदी हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है, कौन कौन योगदान देता है, तो मेनली होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ऑप्शन देखिए, जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, नहीं है। जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, ये सही है। होता क्या है, ये पृथ्वी हमारी, ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश आया, अब प्रकाश यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेकिन जब वापस प्रकाश जा रहा था ऐसे, तो यहाँ पर एक परत जम गई, एक परत जम गई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस की, इसने रोक लिया, तो हुआ क्या, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ गया है धरती का, तो इसी कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। आप कहेंगे इतना क्वेश्चन इजी पूछता है यूपीएससी, तो मैं कहूँगा नहीं, इतना इजी नहीं पूछता है। मेरे ये कुछ सॉल्व कराने का मतलब सीधा ये है, जैसे शून्यता का सिद्धांत है, आप इसको जाने ना, शून्यता का सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा और एक स्टेटमेंट के रूप में यहाँ से भी उठा सकता है, ठीक है। तो ये दिया आपका नागार्जुन ने, तो एक स्टेटमेंट ये दे देगा बड़ा करके और एक ये इसको उल्लेख कर देगा, बताइए आप, इस प्रकार से देगा वो। अब ये क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या समानताएं हैं, ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये देखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला, तप और भोग की अति का परिहार, तो यही गलत हो जाएगा, समानता नहीं, क्योंकि बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करता है, मिडिल पथ की बात करता है, और जो जैन है, जैन ये बात करता है बहुत ज़्यादा परिहार करता है, अति, ठीक है, तप भी करो तो अति पर जाकर करो, तो ये गलत है पहला। और पहला अगर गलत हो जाएगा तो देखिए इस प्रकार से सब एलिमिनेट हो गया, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वेद की प्रामाणिकता दोनों नहीं मानते हैं, कर्म कांडों की फलता का निषेध दोनों किया है, प्राणियों पर हिंसा ना करने की बात दोनों कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, कौन सा एक सही है निम्नलिखित में से, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, ये गलत है, नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे नहीं है।
अधिकार बे विशेषाधिकार गलत है, इतना ही पढ़ा ना गलत, क्योंकि अधिकार का मतलब विशेष अधिकार नहीं है। जब विशेष अधिकार की बात आ जाती है तो वहां पे असमानता आ जाती है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये सही है आपका। ठीक है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है नीति, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस प्रकार फंडामेंटल राइट से भिन्न है। देखिएगा, तो ऑप्शन इसका सी सीधा हो जाएगा कि जो डीपीएसपी है वो परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 और क्रमशः 226 के तहत नहीं जा सकते हैं अगर ये लागू नहीं हो रहे हैं, जबकि फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे 5 प्रकार की रिटर्न को जारी कर सकता है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल।